सो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कशन किया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो जा करके देखो। क्योंकि कॉमन बेस का एक सीक्वेंस होता है, कॉन्फ़िगरेशन का भी एक सीक्वेंस होता है कि हम किस सीक्वेंस में चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारा जो बेसिक कंसर्न होता है वो यही होता है कि हम किस सीक्वेंस में स्टडी कर रहे हैं, किस सीक्वेंस में समझ रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन बेस से ही रिलेट होता है आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और कॉमन इमीटर से आपका जो कनेक्ट होगा वो होगा कॉमन कलेक्टर। ठीक है, सो इसलिए आपको सबसे पहले कॉमन बेस को समझना है। जब आप उसको समझोगे तो आप आओगे कॉमन इमीटर में, और उसके बाद फिर आप जाओगे कॉमन कलेक्टर में। अगर आप बिना कॉमन बेस के देखे इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाला है। सो पर्सनली माय रिकमेंडेशन इज फर्स्टली यू विल वॉच दैट वीडियो। ठीक है, जो मैंने अपलोड कर रखा है। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अभी तक अराउंड 1 2 3 वीडियोज़ मैंने 4 वीडियोज़ मैंने ट्रांजिस्टर के अपलोड कर रखे हैं। तो आप ट्रांजिस्टर पे जाकर के पहले उस वीडियो को देखो, उस वीडियो को समझो, उसके बाद इस वीडियो को देखो। ठीक है, तो अब हम बात जो करेंगे वो बात करने वाले हैं अबाउट द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सो कॉमन का मतलब लास्ट वीडियो में ही मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि कॉमन का मतलब बेसिक होता है ग्राउंड। हम क्या करते हैं, हम ग्राउंड के साथ उसे अटैच करते हैं ना। ग्राउंड जो हम जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, लाइक कॉमन बेस के बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था। सो वहाँ पे मैंने क्या किया था, जो हमारा बेस था उसे मैंने ग्राउंड किया था, है ना। और इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा कॉमन इमीटर के बारे में। और कॉमन इमीटर में हम क्या करने वाले हैं, बेसिक कि जो हमारा इमीटर होगा उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और बाकी 2 टर्मिनल को एज इट इज रहने देंगे, लाइक कलेक्टर और बेस। ठीक है, सो हम क्या करेंगे आज की वीडियो में जो देखेंगे वो देखेंगे अबाउट द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना लेट देर किए हुए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, सेकंड जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे दैट इज कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन का मतलब अभी भी मैंने आपको बताया कि कॉमन का मतलब होता है बेसिक व्हाट, बेसिक ग्राउंड। तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस लेंगे और ग्राउंड करेंगे। अब सवाल ये आता है ग्राउंड किसको करना है, तो मैंने टर्म किसको लिखा है, कॉमन इमीटर। तो इमीटर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो इमीटर को मैं क्या करूँगा, ग्राउंड करूँगा। और जब इमीटर को मैं ग्राउंड करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये पता है कि हमारा ये होगा कलेक्टर और ये होगा बेस। बेस से करंट कहाँ जाएगा, ग्राउंड में जाएगा इमीटर के थ्रू होते हुए, और कलेक्टर से करंट क्या होगा, इनकमिंग होगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंटरनल सर्किट होगा जो डायोड का ही बेसिक होगा। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल क्या होगा, सर्किट होगा। अभी पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमारा जो फ्लो ऑफ करंट होता है, बेसिक जो हम ट्रांजिस्टर स्टडी करते हैं वो ट्रांजिस्टर में हम यही चीज़ देखते हैं कि किस तरह से हमारा फ्लो ऑफ करंट हो रहा है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में एनालिसिस करते हैं। सो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारा बेस है, तो करंट कहाँ से जा रहा है, बेस से जा रहा है। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका फ्लो ऑफ करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरो नीचे की साइड आ रहा है, मतलब करंट इधर से घूम रहा है, तो यहाँ से करंट हमारा जा रहा है आई। अब ये करंट कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा, या तो इधर से आएगा या तो इधर से आएगा, तो ये हमारा हो गया IC। ठीक है, अभी मैंने वही चीज़ को यहाँ सेम रिप्रेजेंट किया कि बेस से करंट क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, इमीटर होते हुए ग्राउंड में जा रहा है। तो ये क्या हुआ, यहाँ से आया इंटरनली इमीटर पे आया और ग्राउंड में गया। कलेक्टर उसी तरह से क्या हो रहा है, इंटरनल आ रहा है तो अंदर गया, फिर ये बाहर के साइड आया, है ना। अंदर से गया, इधर से बेस होते हुए कहाँ आया, इमीटर के पास आके ग्राउंड हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरह से आप पीएनपी ट्रांजिस्टर को भी एनालिसिस कर सकते हो कि करंट का क्या डायरेक्शन है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम लोग करंट गेन को। ठीक है, या करंट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये मैंने आपको अभी बताया क्या अबाउट द कॉमन इमीटर के बारे में। तो कॉमन इमीटर में जो हम गेन हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे भी गेन का सिंपल सा फंडा होगा, और वो क्या होने वाला है, तो वो होने वाला है गेन, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, गेन इज नथिंग बट जस्ट अ रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। सो यहाँ पे आउटपुट क्या है, कलेक्टर है, और इनपुट क्या है, बेस है।
सो हम IC अपॉन IB के बारे में बात करेंगे। और अब जो कॉन्सेप्ट आएगा वो मेरा प्रीवियस वीडियो से रिलेट करेगा, जो मैंने आपको बताया था। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेट से कि अगर हम IC को 98% ऑफ अगर हम I बोल दें तो इसमें कोई गलत है? नहीं है। अब अगर यहाँ पे आप सोचो एज इट इज़, मैं अगर सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अगर लेके आता हूँ तो IC अगर मेरा 98% ऑफ I है, सो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा IB होगा वो 2% होगा। बचा क्या? 98% यूज़ हुआ तो बचा 2%। सो ये 2% हमारा क्या होगा? IB के केस में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे IB जो हमारा बेसिक आएगा वो क्या आएगा? 2% ऑफ I हुआ, ठीक है। तो IC अगर हमारा 98% ऑफ I है तो IB हमारा क्या हुआ? 2% ऑफ I हुआ। सो अगर इस इक्वेशन को मैं बोलता हूँ, जो गेन मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी कॉमन बेस में जो गेन को एज्यूम किया था वो किया था वो मैंने किया था अल्फ़ा की वैल्यू। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ नोटेशन के लिए मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू का एज्यूम करता हूँ। सो लेट से मैं इसे बोल देता हूँ दैट इज़ बीटा। सो बीटा DC की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या करूँगा? कैलकुलेट करने वाला हूँ। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा DC? सो अब क्या करूँगा, मैं इन दोनों चीज़ को यहाँ पुट करूँगा, और यहाँ जब पुट करूँगा तो क्या होने वाला है? सो बीटा DC इज इक्वल टू IC इज व्हाट? दैट इज 98% ऑफ IB बेस करंट क्या होने वाला है? दैट इज 2% ऑफ I, ठीक है। सो बीटा DC क्या हुआ? 98% ऑफ I मीन्स व्हाट? दैट इज I से I कैंसिल हुआ और परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हुआ, दैट इज 49। सो बीटा की वैल्यू क्या आई? 49, है ना। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 49 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। सो बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 49। मतलब देखो कि आपकी जो गेन है वो कितना ज़्यादा आ गया। फर्स्ट केस में जो हमारा गेन आया था वो आया था 0.98, मतलब राउंड ऑफ करें तो मैक्सिमम की भी अगर बात करते हैं तो 1 आता है। यहाँ पे अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो मिनिमम की बात करते हैं तो 49 गेन आ रहा है हमारा। क्या आ रहा है? गेन 49 हमारा गेन आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो इस वाले टर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है किसकी? कंफ्यूजन की। तो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, ये क्या है आपके लिए? कंफ्यूजन का पार्ट है। इसमें आप क्या हो सकते हो? कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसको मैं चलो एक बार फिर से डिस्कस करूंगा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या किया था कि मैंने IC को एज्यूम किया था 98% ऑफ I। मैंने इमीटर करंट को क्या किया था? एज्यूम किया था 98% ऑफ IC को, ठीक है। कलेक्टर करंट को मैंने क्या एज्यूम किया था कि 98% होगा किसका? I का। तो अब जब मैंने 98% ऑफ I एज्यूम कर लिया था तो इस केस में अगर देखते हैं तो IC को मैंने 98% लिया था, तो जो बचेगा वो 2% ही तो होगा। 98% मैंने यूज़ कर लिया तो रिमेनिंग मेरे पास 2% ही बचा। समझ रहे हो बात को? अगर मैंने 98% को यूज़ कर लिया तो रिमेनिंग मेरे पास मात्र 2% बचे। सो उसी 2% को मैंने यहाँ लिखा है I में। बेस करंट जो था हमारा वो 2% ऑफ I बचा, उसी को मैंने क्या किया? इस इक्वेशन में पुट किया। और जब इस इक्वेशन में मैं पुट किया तो मुझे ये रिजल्ट देखने के लिए मिला, दैट इज बीटा इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 49। सो बीटा हमें क्या देखने के लिए मिला? 49 देखने के लिए मिला, ठीक है। तो अब हम आगे इसमें क्या देखेंगे कि एक इक्वेशन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं इमीटर का करंट, ठीक है। इमीटर करंट का जो हमारा इक्वेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज व्हाट? दैट इज I इज इक्वल टू IC प्लस IB, ठीक है। दैट इज बेस करंट इज इक्वल टू व्हाट? कलेक्टर करंट प्लस इमीटर करंट। और आप इसे देखते होगे इस तरह से भी, मैं सारे रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूँ, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ठीक है। आप इसे भी देखते होगे टर्म को, है ना। तो अब मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा क्योंकि इससे रिलेट होगा हमारा रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा का जो रिलेशन होगा वो हम इसी इक्वेशन से निकालने वाले हैं कि अल्फा और बीटा का रिलेशन क्या होगा। तो अब हम देखेंगे किसके बारे में? रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब हम आगे इसको देखते हैं, इसी इक्वेशन को हम भी आगे बात करेंगे। इसमें जो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि रिलेशन हमारा क्या होगा, व्हाट इज द रिलेशन
बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, जो हम कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। एक्चुअली रिलेशन पढ़ने का क्या पर्पस होता है? सो रिलेशन पढ़ने का यहाँ पे ये पर्पस है कि अगर आप यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू को अगर आप जानते हो तो आप दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं अल्फ़ा की बात करता हूँ तो अल्फ़ा का मतलब होता है कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, और अगर कॉमन बेस कन्फिग्रेशन आपको पता है अल्फ़ा की वैल्यू, सो दैट कि आप बिना एनालिसिस के, बिना कुछ किए हुए आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली कॉमन इमीटर का जो गेन है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप बिना, आपको एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं पड़ेगी। जब आप कॉमन इमीटर को एनालिसिस करोगे सो उसको बिना एनालिसिस किए हुए आप क्या कर सकते हो, आप कॉमन इमीटर का जो गेन होता है उसे कैलकुलेट कर सकते हो। सो हमारा जो अगला टॉपिक होगा दैट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। हम अल्फा और बीटा के क्या करेंगे, रिलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो इसके लिए एक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। और एज वी नो दैट व्हाट द अल्फा का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको कैलकुलेट किया था फर्स्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया, इसलिए मैं बोला था कि अगर आपको कन्फिग्रेशन समझना है तो आपको पूरा सीक्वेंस में देखना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर तभी होगा। तो अल्फा का जो मैंने वैल्यू बताया था दैट इज इमीटर कलेक्टर करंट डिवाइड बाय इमीटर करंट, एंड अभी मैंने आपके साथ एनालिसिस किया था दैट इज द बीटा। बीटा का मतलब क्या होता है, दैट इज कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। ठीक है, राइट। अब मैं इसी को कोशिश करूंगा अल्फा के टर्म्स में चेंज करने के लिए। सो अल्फा के टर्म्स में चेंज करने के लिए मुझे ये वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, तभी मैं अल्फा को लिख सकता हूं। सो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि मेरे को अल्फा के टर्म्स में चाहिए, तो इस इक्वेशन को जब मैं देखता हूं तो मेरे पास आई की वैल्यू अवेलेबल है, और अगर मैं IC से डिवाइड करता हूं तो मेरे को अल्फा निकल सकता है यहाँ से। सो मैं एक जस्ट ट्रायल चेक करने के लिए कोशिश करता हूं कि लिस्ट में डिवाइड करता हूं, डिवाइड बाई वोट IC, मैं IC से डिवाइड करता हूं, तो IC से जब मैं डिवाइड करूंगा तो I डिवाइड बाई IC इज इक्वल टू वॉट, IB डिवाइड बाई IC प्लस IC डिवाइड बाई IC से IC कैंसिल हो गया, 1 हुआ। और अब देखो I अपॉन IC, बट मेरे को चाहिए IC अपॉन I, सो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, नीचे लिख सकता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ से देखना एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ये करता हूँ यहाँ से कि 1 अपॉन IC अपॉन I इज इक्वल टू, ठीक है, और मैं इसे भी करता हूँ क्योंकि मुझे बीटा के टर्म्स में चाहिए, तो IC अपॉन I बीटा है, तो मैं अगर इसको इस तरह से लिख दूँ कि 1 अपॉन IC अपॉन IB प्लस 1, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन, इसको मैं अल्फा लिख सकता हूँ IC अपॉन I, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन बीटा। और अल्फा और बीटा के बीच में अगर मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है, सो मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ, अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो दैट कि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। सो 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, गॉट इट। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा मैं लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या हो सकता है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से मुझे बीटा इधर गया और ये अल्फा आया। ठीक है, सो अल्फा, सो यहाँ से मुझे क्या मिला, बीटा। तो मैं अगर रिसिप्रोकल कभी कर देता हूँ यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करके अगर रिसिप्रोकल भी करता हूँ तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो हमें अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन भी मिल गया कि अल्फा और बीटा के जो बीच का रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अब मैं इसे इरेज करता हूँ, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आप बाद में नोट कर लेना। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा अबाउट। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। और अब जो मुझे रिलेशन मिला है यहाँ से, ठीक है, जो मैंने रिलेशन निकाला है, जो रिलेशन मैंने फाइंड आउट किया है, सो रिलेशन जो हमारा था वो क्या आया था, दैट इज बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये हमारा आया। ये पूरा का पूरा डीसी में है। ठीक है, सो इसके बारे में टेंशन मत लेना कि एसी में नहीं, ये कंप्लीट डीसी में, क्योंकि मैं भी डीसी एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये हमारा आया अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि लेट कि अल्फा इज इक्वल टू अगर 1 हो गया, सो व्हाट हैपनिंग हियर, सो अल्फा की वैल्यू अगर 1 हो गया, सो अल्फा की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ तो 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, जो कि अल्फा की वैल्यू 1 है, सो ये इनफाइनाइट आ गया। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई,
बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, सो मतलब क्या है कि अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 1। निगेटिव तो हो नहीं सकता है अल्फा की वैल्यू गेन। सो मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो अल्फा है, अल्फा जो की जो वैल्यू है मस्ट बी ग्रेटर देन, इक्वल टू तो भी नहीं होगा, मस्ट ग्रेटर देन 1 हमें चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, बोलोगे कि सर अल्फा की वैल्यू 1 से ज़्यादा कैसे होगी, क्योंकि अभी अभी आपने जो प्रीवियस वीडियो मेरा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अल्फा की वैल्यू होती है दैट डज नॉट ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा नहीं होती है। तो गाइज ये चीज़ मैं बता दूं कि 1 से ज़्यादा तो नहीं होती है, वो चीज़ ठीक है, बट अगर इस केस में मैं बात करता हूं तो यहाँ पे भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इसका एक रीज़न है और उस रीज़न को अभी मैं बताता हूँ आपको कि होने क्या वाला है बेसिक। सो बेसिक आप यहाँ पे देखो तो अल्फा की जो वैल्यू है, सॉरी बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, इनफाइनाइट है। और बीटा की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो इसका मतलब क्या है बेसिक। सो बीटा की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो इसका मतलब आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो, मेरे बेसिक वीडियो में जाके देखना, वो चीज़ आपको मिलेगी, उसकी डेरिवेशन मिलेगी फर्स्ट वाले वीडियो में। जो फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन अबाउट द ट्रांजिस्टर, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बता के रखी हैं, जो भी मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा दैट इज आई सी इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी, आपने पढ़ा है। और अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट अगर करूँ व्हाट आई बी की वैल्यू, तो आई बी की वैल्यू जो होने वाली है वो क्या होगी, आई बी की वैल्यू दैट इज आई सी अपॉन बीटा, और बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट है, मतलब दैट इज नथिंग बाई बट 1 अपॉन 0। और आई बी की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ आई सी डिवाइड बाई 1 इंटू 0 मीन्स 0 हो गया। आई बी की वैल्यू क्या हो गई, 0, मतलब बेस करंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 है बेस करंट। और अगर बेस करंट 0 है तो मतलब क्या हो रहा है, सिंपल सा यहाँ पे कि आपका जो इक्वेशन था दैट इज आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। ठीक है, अब आई बी आपका 0 हो गया, तो इस ये 0 हो गया, मतलब क्या हुआ कि इमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट हो गया। मतलब कि अगर आपका गेन अगर इनफाइनाइट होता है, अगर आपका गेन इस एनालिसिस से मतलब ये पता चलता है कि जो हमारा गेन होता है अगर वो इनफाइनाइट हो गया तो जो आपका करंट है वो क्या होगा कि कलेक्टर करंट जो होगा वो आईसी से फ्लो कर जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, अगर मतलब की बात करता हूं तो थोड़ा सा मैं अगर एक सर्किट बना के आपको दिखाता हूं, तो अगर मेरे पास ये एक ट्रांजिस्टर है, ये इमीटर है, ये बेस है, और ये क्या है, कलेक्टर है। यहाँ से करंट मेरा 0 मिली एम्प बोलूँ या एम्पियर बोलूँ, दैट डजंट मैटर फॉर हियर एट दिस टाइम, बिकॉज क्योंकि यहाँ से करंट अगर 0 फ्लो कर गया तो मतलब क्या हो रहा है कि ये आई करंट डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा, आई सी इज इक्वल टू आई। ठीक है, ये करंट अब इस वाले पाथ में नहीं जाएगा, अब ये करंट इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज से ये एनालिसिस हो रही है, मतलब ये अब यहाँ से ना जाके ये यहाँ से फ्लो कर जाएगा। मतलब क्या होगा, ये करंट इस वाले टर्मिनल से सी से होते हुए यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बेस में जाएगा ही नहीं, क्योंकि बेस में 0 है, बेस करंट क्या है हमारा, 0 है। तो बेसिक ये एनालिसिस हम करते हैं इफ वी आर यूजिंग द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। सो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत बड़ा पार्ट है फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये मैंने आज के इस वीडियो में कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात किया, अल्फा बीटा का रिलेशन बताया आपको कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। और अगले वीडियो में अब मैं जो डिस्कशन करूंगा वो करने वाला हूँ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, और जिसमें बात होगी अल्फा बीटा गामा तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, तीनों का रिलेशन चेक करेंगे कि रिलेशन एक्चुअल निकलता क्या है। ठीक है, सो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, डिस्कशन किया। आशा करूंगा आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। उससे क्या होगा कि मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल वीडियो लाऊंगा वो आप तक पहुंचेगी, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी आपको प्रिपेयर नहीं करा रहा हूँ, मैं कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको नहीं प्रिपेयर करा रहा हूँ, जस्ट मैं आपके साथ नॉलेज इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आपको बेसिक फंडामेंटल चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, सो दैट कि मैं वो बेसिक चीज़ें कवर करा रहा हूँ। बेसिक जो चीज़ होती हैं लाइक KVL KCL किस तरह से अप्लाई करते हैं, फिल्टर क्या होता है, उसी से मैंने आपको मॉसफेट का मतलब बताया था कि मॉसफेट क्या होता है, ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कशन किया, डायोड के बारे में आपको बताया, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, हर एक के बारे में मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस करता आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये सभी चीज़ों का वीडियो को शेयर करता हूँ कि आप ये वीडियो को देखो। PCB डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हो, एम्बेडेड में इंटरेस्ट रखते हो, IoT में इंटरेस्ट रखते हो, तो भी मेरे साथ आप जुड़ो, मेरे पास ऑलरेडी प्लेलिस्ट पड़ी हुई, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में।
बारे में, तो सब्सक्राइब कर लेना कि वो वीडियो जैसे आई आप उस वीडियो को देखो। और अगर आप काफ़ी टाइम के बाद देख रहे हो इस वीडियो को तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको वीडियो, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।